सर, सबसे पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की द्विपक्षीय बातचीत को आप कैसे देखते हैं? कितना फायदा आने वाले समय में दोनों देशों को हो सकता है? देखिए, मोदी जी अब ग्लोबल लीडर हैं। अब लोग मोदी जी से मिलना चाहते हैं। भारत की तरक्की में, भारत की प्रोग्रेस में अपना हिस्सा लोग ढूंढते हैं। एक समय था भारत दुनिया की प्रोग्रेस में से अपना हिस्सा ढूंढता था, आज भारत की प्रोग्रेस में से दुनिया अपना हिस्सा ढूंढती है। अब देखिए, मोदी जी कल नीस पहुंचे, बड़ा उनका भव्य स्वागत वगैरह हुआ। जी। अगर आज कुछ देर पहले आप देखते, जैसे मैक्रोन साहब उनसे गले मिल रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा भाई आया हो। मतलब वैसा हमने बोनहोमी देखी, वैसे हमने केमिस्ट्री देखी। और अभी G7 का समिट होने में थोड़ा टाइम है। 2019 से लेके अब तक, अब इतने साल हो गए, भारत G7 का मेंबर नहीं, पर हमेशा भारत को बुलाया जाता, क्योंकि मैं देखिए, बिना भारत के कोई भी समिट, कोई भी जियोपॉलिटिकल समीकरण, कोई भी आप विश्व लेवल पे कोई भी प्रोग्राम इत्यादि चलाना चाहते हो, भारत के बिना वो संभव नहीं है। भारत के वर्चस्व और बढ़ते हुए वकार को दर्शाता है, ये पहला पॉइंट है। तो अब G7 में तो शायद अभी टाइम है, कल से शुरू होगा। तो आज नीस में उनसे बातचीत हुई, तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज हुई। पहले तो मोदी जी मिले वेंचर कैपिटलिस्ट से। वेंचर कैपिटलिस्ट क्यों मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं? देखिए, भारत में जो मोदी जी ने बोला था स्टार्टअप इंडिया, तब लोगों को लगा यार जुमला बोल दिया, एज यूजुअल हमारे अपोजिशन के मित्र तो यही कहते हैं। तो देखिए, आज भारत विश्व का नंबर 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। लास्ट टू लास्ट ईयर $36 बिलियन केवल स्टार्टअप के नाम पे आए थे। $36 बिलियन केवल स्टार्टअप के नाम पे आए थे। और आज हमारा 3rd बिगेस्ट स्टार्टअप नेटवर्क है। और ये जो स्टार्टअप नेटवर्क है दीपाली जी, इसको लोग यूजुअली अमेरिका के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टार्टअप वहां है। पर मोदी जी ने इसकी दूरदर्शिता देखी, इसमें भी उन्होंने रिटेंडेंस बना ली। देखिए, जो आज इनोवेशन भारत का वहां इनॉग्रेशन हुआ नीस में, उसमें क्या है बेसिकली, उसमें भारत और फ्रांस के एंटरप्रेन्योर आएंगे, भारत और फ्रांस के स्टार्टअप आएंगे, और आपस में क्या संभावनाएं हो सकती, क्या चीजें हो सकती है, वो करेंगे। उससे पहले वेंचर कैपिटलिस्ट से मीटिंग हो गई। हम ऑलरेडी दुनिया का नंबर 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और उसके अलावा फ्रांस के साथ, आप जानते हैं, फ्रांस हमारा नंबर 2 या नंबर 3 डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर ऑलरेडी है। फ्रांस के साथ हम छोटा रिएक्टर, यानी स्मॉल रिएक्टर्स की बात करें, जो रिएक्टर आपके छोटे पावर स्टेशन चला सकता है, और संभवतः जो आपके सबमरीन्स में भी यूज हो सकता है, आपके डिस्ट्रॉयर्स में भी यूज हो सकता है, जो समुद्री जहाज होते हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की भी बातें हो रही है। तो ये सब चीजें फ्रांस के साथ हो रही है। तो इस बातचीत में एनर्जी, न्यूक्लियर, स्टार्टअप्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, इन सब पे बात होगी। और जाहिर सी बात है, रशिया यूक्रेन की बात होगी, मध्य पूर्व की बात होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, यूरोप में फ्रांस एक ऐसा मात्र देश है जिसके पास करीब 33% पावर, सबसे ज्यादा पावर न्यूक्लियर एनर्जी से आता है। जबकि यूरोप में लोग भागते थे न्यूक्लियर एनर्जी से, फ्रांस ने अपना 33% पावर या 37% तक का भी अब आंकड़ा है जो न्यूक्लियर एनर्जी से आता है। इसीलिए पीछे जॉर्जिया मेलोनी भी कह रही थी भाई हमें भी फ्रांस की तरह न्यूक्लियर पावर पे जाना चाहिए। और भारत भी कहीं ना कहीं अपना जो पावर है और अपने काफी एनर्जी नीड्स है वो न्यूक्लियर की तरफ ले जा रहा है, बिकॉज न्यूक्लियर एक क्लीन एनर्जी होती है, एक सेफ एनर्जी आज के टाइम में मानी जाती है। और न्यूक्लियर इज नॉट कि हमेशा बम बनाने के लिए यूज नहीं होती, अगर आप उसका सदुपयोग करें तो बहुत कुछ चीजें उससे हो सकती है। तो हमारा जो कॉपरेशन फ्रांस के साथ है, मल्टी लेवल है, मल्टी लेयर्ड कॉपरेशन है। और भी कुछ चीजें, कुछ अनाउंसमेंट अपेक्षा है, जैसे डिफेंस डील को लेके, बट वो जब होंगी तब उन पे बात करें। पर जो अभी तक हुआ है या जो होने वाला, जो बिल्कुल सच है, वो ये है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये G7 में भारत और फ्रांस मिलके क्या रुख रखेंगे। देखिए, भारत और फ्रांस दो बड़ी कंट्री है, यूरोप में सबसे बड़ी कंट्री है, शक्तिशाली कंट्री फ्रांस है, और एशिया में भारत है। तो अब दोनों में अगर कुछ समीकरण बन जाए तो वो एक ज्वाइंट स्ट्रैटेजी G7 में क्या होगी, G7 में वर्ल्ड के चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जाएगा, उसका मार्गदर्शन, और उसमें हमारा क्या सकारात्मक रोल होगा, उस पर बातचीत होगी।